नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मिश्रा अपने YouTube चैनल पे आज जिस विषय की चर्चा करने जा रहा हूँ वह विषय है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। आज़ादी की लड़ाई के दौरान आपने कांग्रेस के संघर्षों की चर्चा सुनी होगी, गांधी के बारे में सुना होगा, नेहरू के बारे में सुना होगा, लेकिन इनके नाम के आगे हमारे वे सपूत जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके नाम की चर्चा अधिक नहीं सुनाई दी। इसके पीछे क्या कारण है उसकी चर्चा मैं किसी दूसरे वीडियो में करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो अपने इन क्रांतिकारी सपूतों की करने जा रहा हूं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और अपनी उसी आहुति के द्वारा इस देश को आजादी के मुकाम तक पहुंचाया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि क्रांतिकारी थे कौन, क्या चाहते थे, उनका तरीका क्या था, क्रांति का तात्पर्य क्या है। देखिए, क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। क्रांतिकारी कौन थे? तो वे उत्साही आत्म बलिदानी युवक जो ये मानते थे कि पश्चिमी साम्राज्यवाद को हम पश्चिमी हिंसक साधनों के द्वारा ही नष्ट कर सकते हैं, न कि कांग्रेस की नीतियों के तहत। ये लोग क्या करते थे? पंपलेट्स, समाचार पत्र, पोस्टर, इनके माध्यम से ये जगह जगह अपने विचारों से लोगों को अवगत कराते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ब्रिटिश सरकार जितना इनसे डरती थी उतना ही भारत की जनता भी इनसे दूर रहती थी, क्योंकि जनता ये समझ नहीं पाई थी कि एग्जैक्टली ये हैं कौन और क्या कर रहे हैं। और ब्रिटिश सरकार ने इनकी जो छवि बना रखी थी वो लुटेरों की बना रखी थी, डकैत और हत्यारों की बना रखी थी। तो ये एक समस्या रही है आरंभ के समय में, जब क्रांतिकारी पूरी तरीके से जनता के समक्ष अपने आप को स्पष्ट नहीं कर पाए। लेकिन ये लोग थे कौन? तो ये बलिदानी युवक थे जो देश के लिए अपने प्राणों को हथेली पर लेकर चला करते थे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवमेंट कैसे शुरू हुआ। तो ब्रिटिश सरकार की ही एक कमेटी है, विद्रोह कमेटी। इस विद्रोह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में जो पहली क्रांतिकारी घटना है वो 1897 की है। 1897 में चापेकर ब्रदर्स के द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या की गई थी। और प्लेग कमिश्नर की हत्या ये हमारे देश में क्रांतिकारी आंदोलन की पहली घटना मानी जाती है। और ये घटना हुई थी 1897 में। इस घटना को अंजाम दिया था चापेकर बंधुओं ने। इसके बाद धीरे धीरे ऐसी ही घटनाएं होती रहीं और ये क्रांतिकारी बदनाम पुलिस अधिकारियों को और बदनाम ब्रिटिश अधिकारियों को मारकर वे उनके सामने एक चुनौती प्रस्तुत करते थे। उसके बाद भारतीय राजनीति में गांधी का आगमन हुआ और गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। इसके उपरांत गांधी ने यह वादा किया कि अगर उनके रास्ते पर चला गया, असहयोग आंदोलन में सहयोग दिया गया, तो 1 वर्ष के भीतर भारत को आजादी मिल जाएगी। इन क्रांतिकारियों ने भी गांधी के इस आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। लेकिन चौरी चौरा कांड के कारण जब गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया तो क्रांतिकारी पुनः क्रांति के रास्ते पर लौट गए। लेकिन इस बार क्रांति के इस रास्ते में थोड़ा परिवर्तन आया। इसके पहले, यानी कि गांधी के असहयोग आंदोलन के पहले और असहयोग आंदोलन के बाद क्रांतिकारी विचारधारा में या क्रांतिकारी के तरीकों में थोड़ा परिवर्तन आया। इसके पहले, असहयोग आंदोलन के पहले क्रांतिकारी संगठित रूप पर काम नहीं कर रहे थे। महाराष्ट्र में ही अगर देखा जाए तो क्रांतिकारियों के अनेक संगठन बने हुए थे, बंगाल में अनेक संगठन बने हुए थे। तो हर राज्य में अलग अलग संगठन थे, उनके बीच में कोऑपरेशन नहीं था। लेकिन अब क्रांतिकारियों ने कानपुर में 1924 में अपना एक अखिल भारतीय सम्मेलन किया और इस सम्मेलन के द्वारा एक नई क्रांतिकारी संस्था को जन्म दिया जिसका स्वरूप राष्ट्रीय था। और ये संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। याद रखिएगा, ये संस्था थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, और इसका गठन किया गया कानपुर में। इस संस्था की
जो घटनाएं हैं जो इन्होंने अंजाम दिया, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह है काकोरी कांड, जो 9 अगस्त 1925 को अंजाम दिया गया। अब प्रश्न यह है कि काकोरी कांड को इन लोगों ने अंजाम क्यों दिया? तो देखिए, हमारे ये जो क्रांतिकारी थे और एचआरए के माध्यम से ये आजादी के लिए जो संघर्ष करना था, उस संघर्ष हेतु जो आवश्यक संसाधन इकट्ठा करना था, उसके लिए इन्होंने ये माना कि अब हम ब्रिटिश खजाने को लूटेंगे, न कि अपने देश के देसी साहूकारों और महाजनों को। इसके पहले क्या करते थे ये लोग? देश के ही साहूकारों और महाजनों को, जो जनता का रक्त चूसते थे, उनकी हत्या करके और उनसे धर्म प्राप्त करते थे। लेकिन अब इन्होंने अपना ये रास्ता बदल दिया, इन्होंने सरकारी खजाने को लूटने का लक्ष्य रखा, क्योंकि इनके अनुसार ये खजाना भारत का है, ये खजाना भारतीयों का है। तो इस खजाने को लूटकर ये अपने क्रांतिकारी कार्यों को आगे बढ़ाना चाहते थे। और इसी क्रम में जो पहली महत्वपूर्ण घटना घटित हुई है वो घटना है काकोरी कांड, 9 अगस्त 1925 की। इस काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों के विरुद्ध दमन चक्र चलाया, और इस दमन चक्र में हमारे 4 क्रांतिकारी फांसी पर हंसते हंसते झूल गए। इन क्रांतिकारियों में नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। ये आत्म बलिदानी युवक बिना किसी संकोच के इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी पर झूल गए। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने इस संगठन को, जिसको हम एचआरए के नाम से जानते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, पूर्णतः कुचल दिया। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन में थोड़ा ठहराव आया और फिर क्रांतिकारियों को दोबारा संगठित किया चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने। और दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में, जिसे स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के नाम पर अब उसका नामकरण किया गया है, तो इस कोटला फिरोजशाह ग्राउंड जो पहले जाना जाता था, में दिल्ली में 1928 में क्रांतिकारियों का पुनः एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में एचआरए को एचएसआरए के नाम से पुनर्जीवित किया गया। यहाँ पर एचएसआरए का मतलब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, यहाँ पर जो मतलब था वो केवल आजादी इनका लक्ष्य था, लेकिन एचएसआरए में जो इनका उद्देश्य है वह आजादी के बाद का भारत कैसा होगा, ये भी इन्होंने निर्धारित किया। सत्ता कुछ काले लोगों के हाथों में सिमट जाए, ये नहीं चाहते थे हमारे क्रांतिकारी। हमारे क्रांतिकारी ये चाहते थे कि सत्ता सबके बीच में वितरित हो, यानी एक ऐसी व्यवस्था हो जो समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित हो, सबका विकास और सबका साथ, इस प्रकार की व्यवस्था चाहते थे हमारे क्रांतिकारी। इस एचएसआरए की 2 घटनाएं हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहली घटना है सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को। यह सैंडर्स की हत्या क्यों की गई, तो इसके पीछे भी एक कारण है। एक साइमन कमीशन आया था 1928 में, और साइमन कमीशन बहिष्कार आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय घायल हुए और लाला लाजपत राय को लाठियों के प्रहार से ब्रिटिश सरकार ने मार दिया। इस लाला जी की मृत्यु का बदला लिया गया। उनकी मृत्यु के ठीक 1 महीने के बाद सैंडर्स को मारकर, और सैंडर्स को मारा है भगत सिंह, सुखदेव और जय गोपाल को जिम्मेदारी दी गई थी टारगेट को बताने के लिए, और इसमें चंद्रशेखर आजाद भी शामिल हैं। इन महान क्रांतिकारियों ने सैंडर्स को मारकर लाला जी की मृत्यु का बदला लिया। मृत्यु तो नहीं, हत्या कह सकते हैं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो की गई थी उसका बदला लिया। इसके बाद भगत सिंह भेष बदलकर लाहौर से निकल गए, क्योंकि यह हत्या लाहौर में अंजाम दिया गया था। और इसके बाद वो पहुंचे हैं कलकत्ता, और कलकत्ता में केमिस्ट्री के प्रोफेसर जतीन दा के संपर्क में आए और उनसे बम बनाने का फार्मूला सीखा।
उनसे बम बनाने का फार्मूला सीखा। उसके बाद भगत सिंह को यह लगा कि हम जो ये कुछ कर रहे हैं, इन चीजों से हम जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अभी हम जब तक जनता से नहीं जुड़ेंगे, अपने आंदोलन और अपने विचारों से उन्हें अवगत नहीं कराएंगे, तब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसके लिए भगत सिंह ने एक योजना बनाई, और वह योजना थी असेंबली बम कांड, सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ना। और बम फोड़ने का जो टारगेट रखा गया, उसका उद्देश्य था बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना। इसमें योजना बनाई गई कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में बम फोड़ेंगे, उसके बाद अपनी गिरफ्तारी देंगे, और गिरफ्तारी देने के बाद अदालत को मंच बनाएंगे और अपनी विचारधारा से जहां ब्रिटिश सरकार को अवगत कराएंगे, वहीं पर दूसरी तरफ भारत के आवाम को भी अवगत कराएंगे कि वो कौन है और क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 को असेंबली बम कांड को अंजाम दिया गया। इस बम कांड में 2 लोगों का नाम है, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। इन लोगों ने गिरफ्तारी दी, और गिरफ्तारी देने के बाद इन पर मुकदमा चला। इस मुकदमे में इन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके बाद लाहौर में जो हत्या हुई थी सैंडर्स की, उसकी फाइल को रीओपन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और इस केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश सरकार पकड़ नहीं पाई, और एक इनकाउंटर अभियान में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसे आज हम चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद ने जब आखिरी गोली बची तो उसे अपने आप को शहीद कर दिया। इसके बाद 24 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की तिथि तय की गई। लेकिन इनकी फांसी को लेकर पूरे देश में जो माहौल था, इतना आक्रोश था, इससे भयभीत होकर ब्रिटिश सरकार ने फांसी की डेट को प्रीपोन कर दिया, और 23 मार्च 1931 को हमारे ये क्रांतिकारी शहीद हुए। लेकिन प्रश्न ये है कि क्रांतिकारियों ने किया क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इन्होंने किया, वो फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमकर और अपने हाथों से फांसी का फंदा अपने गले में डालकर जनता के दिल में बैठे हुए डर को निकाल दिया। जो काम कांग्रेस काफी समय से नहीं कर पाई, उस काम को हमारे इन क्रांतिकारियों ने, इन युवा क्रांतिकारियों ने कुछ ही समय में पूरा कर दिया। अब जब आवाम के अंदर का डर निकल गया, तो वह आवाम ब्रिटिश सरकार के हर एक विरोध का प्रतिकार करने के लिए तत्पर थी। वह हर तरीके से ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने के लिए तैयार थी, और इसके बाद हमें इस रास्ते की जरूरत भी नहीं रह गई। कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन संचालित हो रहे थे, उन्हीं आंदोलनों में काफी ऊर्जा आ गई, और वह ऊर्जा प्राप्त कहां से हुई? वो ऊर्जा प्राप्त हुई हमारे इन क्रांतिकारियों की शहादत से। तो निश्चित रूप से मेरा ये कंक्लूजन है कि देश की आजादी में अगर गांधी का योगदान है, तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और हमारे इन क्रांतिकारियों का, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी और न जाने अनगिनत ऐसे हजारों युवा जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इनके योगदान को भी हम नकार नहीं सकते। ये वे लोग थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के आंखों में आंखें डालकर बात की और उनके सामने भय पैदा किया। तो निश्चित रूप से हम किसी भी रूप में अपने देश के इन शहीदों के सम्मान को भुला नहीं, उनके बलिदान को भुला नहीं सकते, और किसी भी रूप में गांधी, नेहरू या किसी भी और कांग्रेसी नेता से या कांग्रेसी क्रांतिकारी आंदोलनकारी से इनका योगदान कम नहीं था। इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि यह आपके काम का होगा। निश्चित रूप से
ऐसे मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं और उत्साह के साथ आपके साथ जुड़ा रह सकूं। धन्यवाद।